एब्डोमिनल पेन का पार्ट 1 आप देख चुके हैं। आज जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि एब्डोमिनल पेन डेंजरस किस वक्त होता है। ये तमाम बातें हम करेंगे क्योंकि जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है doctor.com। डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू का बिल्कुल आगाज़ करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक करें। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ना, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पार्ट 2 उसका करने जा रहे हैं एब्डोमिनल पेन का। तो मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है या स्टेजेस होती हैं जहाँ पर आप लोग कहते हैं कि अब ये डेंजरस है, एब्डोमिनल पेन नॉर्मल नहीं। हमने पहले प्रोग्राम में पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि एक फिजियोलॉजिकल पेन होता है जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी में तकरीबन हर औरत को हो रहे होते हैं और डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो पेन्स हो रहे होते हैं। उनकी ट्रीटमेंट और उनकी सारी मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस की थी हमने पार्ट 1 में, और उसी का पार्ट 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम वो पेन्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं होते, जो कि हर प्रेग्नेंट औरत को नहीं हो रहे होते। ये कुछ ऐसे डेंजरस पेन्स होते हैं या कुछ ऐसी डेंजरस कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ये पेन्स हो रहे होते हैं, जिनको फ़ौरन एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेना सीख करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन पेन्स को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी पेन हो रहा हो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हर प्रेग्नेंट औरत को मेरा ये मशवरा है कि वो साइलेंटली सफ़र नहीं करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो कि साइलेंटली सफ़र करती हैं। घर में कोई इशू होता है, बातचीत नहीं हो रही होती, कभी हस्बैंड से कभी इन लॉज से कोई ना कोई इशू हो रहे होते हैं, वो सब अपनी जगह पे। लेकिन यह है कि इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो साइलेंटली सफ़र करती रहती हैं उस वक्त तक जबकि पेन बहुत ज़्यादा डेंजरसली इंटेंस हो जाते हैं, और कभी कभार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि उनको प्रेगनेंसी लॉस भी हो जाता है या फिर उनको खुदा न खास्ता अपनी जान से भी हावी होना पड़ता है। तो यू शुड नेवर इग्नोर दिस। और आपके घर में जो भी है, जैसे भी टर्म्स पे हैं आप उनके साथ, आप उनको ज़रूर बताएं अपनी कंडीशन के बारे में। ये सब बहुत सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कोई भी आपके इन लॉज में से या आपकी फैमिली में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि आपका बेबी जो है वो सफ़र करे या आप सफ़र करें। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सुपरफिशियल बातों की वजह से ये बहुत डीप और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनको फ़ौरन सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि आप सफ़र कर रही हैं, ताकि सब लोग मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड रहें अगर कोई इमरजेंसी होती है या आपको हॉस्पिटल लेके जाना हो। अब इसमें सबसे पहले ये होता है कि एक पेन जो सबसे पहले जब बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हमने आपको पहले बताया था कि हम फर्स्ट 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेकंड 3 मंथ्स को हम सेकंड ट्राइमेस्टर, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स को हम थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो बिगिनिंग पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में ये होता है अगर लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है किसी पेशेंट को या किसी भी खातून को, और उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रही है। एक तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि जब इम्प्लांट होता है फीटस, जो मतलब कि फर्टिलाइज्ड एग जब ट्यूब से आके यूट्रस में इम्प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं, जब इम्प्लांट होता है तो उस वक्त भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है थोड़ी सी, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। वो एक ही दफ़ा बस ब्लीड करके वो खुद ही ठीक हो जाती है। यूजुअली उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें यूजुअली पेन नहीं हो रहा होता। उसमें सिर्फ ब्लीडिंग होती है और फिर वो खुद ब खुद रुक जाती है, पेन एसोसिएटेड नहीं होता। तो वो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कंटिन्यूसली हो रही है, नहीं रुक रही खुद से, और साथ में लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेन बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे पीरियड्स का पेन होता है, कभी वो माइल्ड होता है, कभी मॉडरेट होता है और कभी इंटेंस भी हो सकता है। तो अगर यूजुअली अगर इंटेंस पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पूरे एब्डोमेन में हो रहा है या लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, और उसके साथ हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और प्रेगनेंसी अभी अभी स्टार्ट हुई है, और कुछ औरतों को अभी पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, इतनी बिगिनिंग में होता है वो, तो वो दैट इज़ अ साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि हम अपने पहले प्रीवियस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर आप उसका वीलॉग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाके doctor.com का फोल्डर है,
जिसमें तमाम डॉक्टर हिना के तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। जी डॉक्टर। तो वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से होता है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरन रश करना चाहिए टुवर्ड्स हॉस्पिटल। और इसी तरह से अगर एब्डोमिनल पेन के साथ हैवी मॉडरेट टू हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभार कुछ पेशेंट्स को ब्लड के क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और तो उस कंडीशन को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अबॉर्शन की तरफ जारी होती है प्रेगनेंसी। और अगर स्पॉटिंग हो रही है, हल्की ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, थ्रेटेंड अबॉर्शन को। ठीक। और उसके अलावा ये होता है कि कभी कभार पेन हो रहा होता है एब्डोमिनल, हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, यानी कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला होता, वो मिस्ड अबॉर्शन होता है। वो भी हम अपने अबॉर्शन वाले प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ये पेन हो रहा है इस तरह से अर्ली प्रेगनेंसी में विद ब्लीडिंग और विद और विदाउट ब्लीडिंग, इन आइदर केस वो इग्नोर नहीं करना चाहिए और फॉरन मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। सेकेंड रीज़न जो होता है पेन का, वो लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। उसमें होता ये है कि प्लेसेंटा जो होता है वो एक टिश्यू होता है जो कि फीटस यानी कि ग्रोइंग बेबी, जो डेवलपिंग बेबी जो यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, उसके और यूट्रस के बीच में, यानी कि मदर यूट्रस के साथ अटैच होता है मदर और ग्रोइंग बेबी के बीच में एक टिश्यू होता है, जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी मदर खा रही होती है, जो भी न्यूट्रिशन होती है उसकी, वो बेबी तक पहुंच रही होती है और उसकी बेबी की ग्रोथ हो रही होती है उसकी वजह से। वो यूजुअली जब नॉर्मल हालात में ये होता है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके बाद गश ऑफ ब्लड के साथ प्लेसेंटा जो है वो नेचुरली डिटैच हो जाता है यूट्रस से, और डिटैच होकर वो बाहर आ जाता है। कभी कभार होता ये है कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के वॉल से डिटैच होना शुरू हो जाता है डिलीवरी से पहले ही। अभी फीटस मतलब कि बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर ही होता है और प्लेसेंटा पहले डिटैच हो जाता है। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सिवियर ब्लीडिंग और सिवियर पेन होता है, और इतना ज़्यादा पेन होता है कि एब्डोमेन जो है वो बिल्कुल टेंस हो जाता है, सख्त हो जाता है एब्डोमेन, और बहुत ज़्यादा सिवियरली टेंडर मीन्स के जब आप उसको टच करते हैं तो वो टच नहीं किया जा रहा होता, इतना पेन होता है। तो इट्स अ सिवियर इंटेंस टाइप ऑफ पेन विद और विदाउट ब्लीडिंग। कभी कभार तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है उसके साथ, जिसको हम रिवील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा, बेसिकली इस टर्म को हम अपनी लैंग्वेज में एब्रप्शो प्लेसेंटा कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटल एब्रप्शन। और कभी कभार बहुत उसमें रिवील ब्लीडिंग होती है, यानी कि वजाइनली बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही होती है पेशेंट। और कुछ कंडीशंस में ये होता है कि कंसील्ड ब्लीडिंग होती है, यानी कि पेट के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है और ब्लड अंदर ही जमा हो रहा होता है, और वो कंडीशन जो है वो फिर बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर उसको फ़ौरन मेडिकल हेल्प सीख नहीं की जाए, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरन मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो एब्डोमिनल पेन का होता है वो कंडीशन होती है प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया मीन्स कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कुछ पेशेंट्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फिर वो प्री एक्लेम्पशिया की तरफ चली जाती हैं, यानी कि उनके यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है, जो कि हम चेक कर लेते हैं, और उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही होती है, और उनका जो मतलब कि और लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और लिवर में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो कि अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, राइट साइड का जहाँ पे लिवर होता है वहाँ पे, और सेंटर ऑफ एब्डोमेन में जिसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, टेंडरनेस उसमें बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। कभी कभार एब्डोमेन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। इस पेन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स ये होते हैं कि रेस्टलेसनेस होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस होती है, एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो रही होती है उसको, और उसके साथ अक्सर ब्लड विजन होता है, यानी कि पेशेंट को बहुत ब्लड नज़र आ रहा होता है, कभी डबल नज़र आ रहा होता है, तो वो एक पूरा सिंड्रोम होता है जिसको हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरन आपको हॉस्पिटल की तरफ रश करना चाहिए। इस कंडीशन में ये है कि बेबी के इंट्रायूट्राइन डेथ के चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं अगर इसको इग्नोर किया जाए, और अगर बेबी के डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मदर की डेथ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इट्स एन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, तो यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल। बाद हमने पहले प्रोग्राम में भी अपने डिस्कस किया है प्री टर्म लेबर के बारे में, जो कि 9 मंथ्स यानी कि टर्म पे पहुंचने से पहले लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं,
और वो इतने सिवियर होते हैं, वो बिल्कुल ट्रू लेबर पेन्स की तरह से होते हैं, हालांकि पेशेंट टर्म पे नहीं पहुंची होती, प्री टर्म लेबर होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको फ़ौरन रश करना चाहिए। अगर वो पेन्स खुद से सही नहीं हो रहे तो फिर आपको रश करना चाहिए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में फिर आपकी डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेंगी कि ये फॉल्स पेन्स हैं या ट्रू पेन्स हैं और आपको एडमिट करने की ज़रूरत है। उस कंडीशन में ये है कि प्रीमेच्योर बेबी के पैदा होने के चांसेस होते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं कुछ मेडिसिन से, और कुछ हम स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं कि अगर बेबी अर्ली प्रीमेच्योरली पैदा हो जाता है तो उसकी लंग्स जो है वो डेवलप हो सही से, ताकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। और इसी तरह से हम पेशेंट का जो वाटर बैग लीक हो रहा होता है, जो मतलब कि जो जिसमें बेबी होता है, फीटस होता है, अगर उसका लाइटर लीक हो रहा होता है तो हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, फॉर्मुलेशंस होते हैं ड्रिप्स के फॉर्म में, जो कि हम पेशेंट को लगाते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म्स में, और उससे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट को मॉनिटर करते हैं और जितना टर्म तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं उतना करते हैं। लेकिन फिर अगर नहीं ले जा सकते उसको टर्म तक और पेशेंट डिलीवर हो जाती है तो फिर बस ये कि बेबी की जो सर्वाइवल के चांसेस कुछ कंडीशंस में कम होते हैं, लेकिन टर्म तक जितना टर्म के करीब होता है बेबी उतना चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के। दिस इज़ प्री टर्म लेबर का जो पेन होता है वो होता है। एक होता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर पहले बच्चे पैदा होते हैं सिजेरियन सेक्शन से, या उनका किसी और वजह से भी पेट के ऑपरेशन हुए होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं सिजेरियन सेक्शन का, क्योंकि उसमें आपका जो कट लगाते हैं हम सीजर करने के लिए, आप पेट के ऊपर कट लगाते हैं, या पेट के अंदर जो यूट्रस होता है उस पर भी कट लगता है, फिर बेबी को बाहर निकालते हैं। तो वहाँ पर होता ये है कि वो टिश्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एडिशंस हो जाती हैं, और उसमें जब पेन स्टार्ट होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो वो स्कार टेंडरनेस कहते हैं हम उसको, यानी कि जो प्रीवियस स्कार है वो सिवियरली टेंडर होता है, इतना टेंडर होता है कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, वो सिवियर पेन होता है। उसको भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर ये कंडीशन होती है तो यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यूट्रस रप्चर हो जाता है तो फिर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कभी कभी एक्सटर्नल भी हो जाती है, और उसमें फिर ये है कि बेबी और मदर दोनों के लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड और फॉरन एड्रेस करना चाहिए इस इशू को। सही। Then there are many non-pregnancy related issues, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको कोई और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस किसी वक्त भी हो सकता है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया है, टर्म के करीब हो गया, तो फ़ौरन वो भी बहुत सीवियर पेन होता है। तो उस कंडीशन में भी शुड नॉट बी इग्नोर्ड, आपको हॉस्पिटल रश करना चाहिए। फिर आपके जो भी सर्जन होते हैं या और गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो मिलकर आपका फाइनल डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है या सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं है, वो फिर आपके डॉक्टर सर्जन जो भी हैं वो डिसाइड करते हैं। देन यू हैव सम इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं लाइक टाइफॉइड और मैनी अदर इन्फेक्शंस ऑफ द इंटेस्टाइन, वो होते हैं जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है। पेशेंट्स में फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में, वो फाइब्रॉइड्स का भी टॉपिक हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस पहले कर चुके हैं, और उसमें ये होता है कि फाइब्रॉइड्स के साथ जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको पेन स्टार्ट होता है, सबसे पहले अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें फिजिकली एंड मेंटली, थोड़ा सा रेस्ट करें, लेट जाएं, स्ट्रेस फ्री करें, और अपने आप को एंक्शस बिल्कुल नहीं करना। अगर आप पैनिक करेंगे और एंग्जाइटी लेंगे तो फिर उसकी वजह से आपकी चीज़ें सिर्फ ख़राब होंगी, सही कुछ भी नहीं होगा। घर में जो भी है उसको इन्फॉर्म करें, घर में कोई नहीं है, जिसका भी नंबर है, जो भी आपके सबसे करीब है, नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इन्फॉर्म करें। जो भी आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, जो भी आपकी गाड़ी अरेंज हो सकती है हॉस्पिटल जाने के लिए, वो अरेंज करें। ये सारी अरेंजमेंट्स करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक एंड एंग्जाइटी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन द मीन टाइम आप अपनी डॉक्टर का अगर कॉन्टेक्ट नंबर है तो उसको कॉन्टेक्ट करें उनको, और उनसे मशवरा लेके क्या करना है। और कभी कभार ये कि हल्के फुल्का पेन हो रहा होता है, कभी कभार पेशेंट जो है वो एंक्शस ज़्यादा हो रही होती है, तो उसको एक कंफर्टिंग सा शॉवर ले लेना चाहिए। अगर वो शॉवर लेने के काबिल है तो इसका मतलब वो पेन इतना ज़्यादा सिवियर नहीं है, तो उसको
उसको अब एक शॉवर ले लेना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है इंसान शॉवर के बाद, फिजिकली भी और मेंटली भी। एंड शी शुड ट्राई टू स्लीप, अगर वो सो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना सिवियर पेन है कि वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकती, शॉवर नहीं ले सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, तो देन शी हैज़ टू रश टू हॉस्पिटल, और उसके अलावा और कोई वो उसका ऑल्टरनेटिव हाँ नहीं। जी। साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना की बात में एक बात मैं बस ये शामिल करना चाहूँगी कि किसी किस्म का भी पेन किलर अपनी मतलब से मत खा लीजिएगा। किसी किस्म की कोई दवा भी आपको अपनी मतलब से नहीं खानी, बस मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे खाना है, ये स्टेटमेंट दे के अपने आप को आप अगर कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास फ़ौरन जो है वो जाएं, और जाने आप के बाद उसे चाहें आप लेते उनको हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। Contact बहुत कर सारे लीजिए। जैसे मेरे पेशेंट्स होते हैं, उनके पास मेरे नंबर होता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेती हैं, मुझे मैसेजेस भी कर देती हैं, और अगर मेरे पास कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं होता तो मैं मैसेज पे भी उनको रिप्लाई कर देती हूँ। अगर कोई मेडिसिन भी खानी है या ज़रूरत है तो वो आपकी डॉक्टर आपको बताएगी बिल्कुल। कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है, वो आपको मैसेज पे, फ़ोन पे बता सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन ना खाएं, आपके लिए बेहतर यही है आप कोई मेडिसिन ना लें और अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट करें फ़ौरन, और वो खुद बताएंगी अगर आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, यहाँ पर बस मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि डॉक्टर हिना के आपको शोज़ देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे doctor.com के नाम से डॉक्टर हिना के तमाम शोज़ आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी किस्म की आपको कहना चाहिए कि गायनेकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पर एक एक चीज़ जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जो डिफ़िकल्ट टाइम ख़वातीन के ऊपर आ रहा होता है, कम से कम उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत काम की बातें जो है वो आपने शेयर की हमारे देखने वालों के साथ भी और मेरे साथ भी। यहाँ पर व्लॉग एंड हो रहा है, हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।